नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। छठवें चरण की तैयारियों के लिए प्रचार प्रसार जारी है और इस चरण में 56 इंच का सीना भी शामिल हो गया है। पीएम मोदी ने आज 56 इंच के सीने का जिक्र किया। वहीं कुछ दिन पहले बांदा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश चलाने के लिए 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, वो मोदी के अलावा कोई और नहीं है। दरअसल श्रावस्ती पहुंचे पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। जिन लोगों ने 60 सालों तक कुछ नहीं किया, वो मोदी के काम को रोकने के लिए लगातार एक हो गए हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है। वही पुरानी फ्लॉप फिल्म, वही पुराने किरदार, वही पुराने डायलॉग। देश को आगे कैसे ले जाएं? विकास का विजन क्या है? अर्थव्यवस्था का क्या विजन है? दोनों शहजादों ने भरोसेमंद बात नहीं कही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये वोट क्यों मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने संविधान सहित कई मुद्दों पर पलटवार करते हुए ये तक कह दिया कि सपा कांग्रेस वाले आपके घर से पानी की टोटी भी खोल कर ले जाएंगे। ऐसे में छठवें चरण में 56 इंच का सीना पीएम मोदी का आत्मविश्वास तो दिखा रहा है, लेकिन वोटों को भुनाने में कितना जोर मारेगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं आज पीएम मोदी के भाषण के मुख्य बिंदु। दो 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। मैं देश के लिए जीता हूं। मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है। सपा को पुराना गुंडा राज चाहिए। भाजपा सरकार जहां आई वहां गुंडों पर आफत आई। इंडिया अलायंस को कैंसर से भी भयंकर बीमारियां। ये आपके घर से पानी की टोटी भी खोलकर ले जाएंगे। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, और फिर क्या कहते हैं? पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। अगर डरना है तो वो लोग डरे जो मानवता में विश्वास नहीं करते। मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है, और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। इन सब के बीच संविधान पर सरकार को घेरने वाले गठबंधन पर पीएम मोदी ने जमकर पलटवार भी किया। मोदी ने कहा, कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई है। इसी कांग्रेस ने 70 के दशक में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी।
ये वही पार्टी है जिसने अति पिछड़े वर्ग के पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी को एक शाम कांग्रेस दफ्तर के बाथरूम में बंद कर दिया था और मैडम सोनिया जी की टोली ने उन्हें फुटपाथ पर फेंक दिया था और रातों रात सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। जिस कांग्रेस ने अपने पार्टी के संविधान की परवाह नहीं की, वो आज देश के संविधान को बचाने की बात कर रही है। कांग्रेस और सपा वालों को अचानक संविधान की याद आ गई। इसी कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान के खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी। यही कांग्रेस है जो खुद का भी पार्टी का संविधान नहीं मानती है। इनको पिछड़ों और अति पिछड़ों पे पता नहीं क्या नाराजगी है। एक शाम को मैडम सोनिया जी की टोली कांग्रेस दफ्तर में घुस गई और ये अति पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाथरूम में बंद कर दिया और फिर उठा करके उनको फुटपाथ पर फेंक दिया और रातों रात मैडम सोनिया जी को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए, वो आज संविधान माथे पर के नाच रहे हैं। साथियों, सपा कौन है? ये वही सपा है जिसने हमेशा दलितों के आरक्षण का विरोध किया। अब ये लोग संविधान की भावना के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की पैरवी कर रहे हैं। ये लोग दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीनकर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। जहां कांग्रेस सरकार है, वहां उन्होंने संविधान की पीठ में छुरा भोंककर कानून बना दिया है। कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए बाबा साहब आंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है। सपा भी इस दलित पिछड़ा विरोधी षड्यंत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी है। इसलिए आपको सपा कांग्रेस को यूपी में पक्का सबक सिखाना है। उधर इन सब के बीच वार पलटवार में पहले चरण से 5वें चरण तक इन मुद्दों ने भी जोर पकड़ा। 2024 की लड़ाई में संपत्ति सर्वे का जिक्र हुआ, आरक्षण पर तकरार बढ़ी, चुनाव मुसलमान और मंगलसूत्र तक पहुंच गया, ध्रुवीकरण भी हावी रहा। राम के साथ हनुमान का भी जिक्र हुआ, भैंसों के मुद्दे ने भी जोर पकड़ा। पाकिस्तान की एंट्री हुई जो अभी भी जारी है। परिवारवाद पर भी घमासान हुआ, मोदी का परिवार बन गया। कुल मिलाकर लोकसभा का रण अपने अंतिम दौर में है। 2 चरण बाकी हैं और 56 इंच का सीना और संविधान बदलने पर घिरी बीजेपी इंडिया गठबंधन पर हमलावर है। ऐसे में वार पलटवार में किसकी बनेगी सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो सियासी लड़ाई है, 56 इंच पर आई है। 6वां चरण है, कितना बदलेंगे समीकरण, ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा तमाम चीजों में। लेकिन फिलहाल ये बात, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने बांदा में भी कुछ दिनों पहले कही थी कि अच्छी चीजों के लिए, बहुत अच्छा देखने के लिए
56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री चाहिए और वो पीएम मोदी के अलावा कोई हो नहीं सकता। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस वक्त पे 56 इंच का सीना एक दौर था तब आया था और अब 6वें चरण में आया है। तो ठीक है, आत्मविश्वास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मविश्वास में आकर फिर धीरे से 56 इंच से आप चले गए उसी आरक्षण पर, आप चले गए ऐसी बातों पर कि जहां कांग्रेस ने गलत किया या समाजवादी पार्टी ने गलत किया। एक बात पीएम मोदी के भाषण में जो मुझे लगी, संविधान बदलना चाहती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अभी वो कह रहे थे, और तमाम दिग्गजों के स्टेटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी के थे, 400 पार होगा, संविधान बदलेंगे, पता नहीं किस टाइप का बदलना था उनको, जिसको लेके इंडिया गठबंधन ने इन्हें घेर दिया था। तो एक दूसरे पर हमलावर हैं, संविधान को बदलना ही क्यों है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ जो संविधान है उसमें क्या बदलना है आपको? सबसे पहले तो यही एक सवाल है। तो उसको बदलने की बात ना करके देश के विकास की बात करिए, वो किसी को करनी नहीं है। खैर, 6वां चरण है, अब आने वाले समय में और ये जो चीजें यहाँ तक पहुंची हैं ये किस रूप में जाएंगी, 7वें चरण तक कैसा रूप लेंगी, 4 जून को तो पूरी तस्वीर ही हमारे और आपके सामने होगी। इसी पर चर्चा को चले आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रजनीश कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मीसम जैदी हमारे साथ जुड़े हैं। मीसम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र सुल्लेरे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश जी, आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। राजेश जी, 56 इंच का सीना इस 6वें चरण में आया है। उस आत्मविश्वास के साथ ऐसा लग रहा है कि सबको बिल्कुल लेकर चले जाएंगे, पूरी ताकत आ गई है एकदम से। और अमित शाह ने भी बहुत क्लियर ये लाइन दी है कि चाहे पाकिस्तान को करारा जवाब देना हो, चाहे किसी से भी निपटना हो, चाहे इस देश को एक अच्छे स्तर पे विकास की दृष्टि से बढ़ाना हो, वो एक 56 इंच वाला प्रधानमंत्री ही कर सकता है और वो पीएम मोदी है। तो मुझे लगता है 6वें चरण में ये 56 इंच जो है या 56 इंच का जो सीना है ये कितना कमाल करेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बोला है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो ऐसी है कि लोगों के घर से जो नल की टोटी होती है वो भी खोल के ले जाएंगे, आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। देखिए राखी जी, आपने जो ये आज का डिबेट रखा है बड़ा ही अच्छा विषय है और जनता को वास्तविकता से रूबरू कराने के लिए अच्छा विषय आपने रखा। और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से प्रथम चरण में कुछ बोले, जब सफल होते नहीं दिखे तो दूसरे चरण में इनका सुर बदल गया, जब नहीं सफल हुए तो तीसरे चरण में सुर बदला, चौथे चरण में चौथा सुर बदल गया, 5वें चरण में 5वां सुर अलापा। अब जब असफल होते दिखे तो ये फिर से वही जो है 2014 में जो जुमलेबाजी किए थे 56 इंच और ये हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और ये वो सब जो है उस पर उतारू हुआ है। और चूंकि इन्होंने जो मोदी गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया और उसमें से 5 चरण का चुनाव हो गया, अब उसमें ये दिखने लगा कि जो जुमलेबाजी इन्होंने 2014 में और 2019 में जनता के साथ किया उससे जनता का विश्वास इनके ऊपर से उठ गया। उसका परिणाम है कि जो 400 पार का इन्होंने नारा दिया था, अब वो हम लोग तो सोचे थे कि 200 के आसपास 180 के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन अब स्थिति यह है कि इनको 143 के भी लाले पड़ते दिख रहे हैं। इसलिए ये जो है खिसियाहट में इनको कुछ सूझ नहीं रहा है, हर चरण में इनका सुर बदल जा रहा है, इनका कोई स्टैंड नहीं है। इस बात को जनता समझती है। अब रहा सवाल 56 इंच का, तो उसको भी आप देखें कि जनता ने बहुत ही इनको, जब इन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना जो है जिसको होगा, ये किस संदर्भ में कहा था? इन्होंने चीन के संदर्भ में कहा था और ये कहा था 2014 में कि चीन के साथ आंख से आंख लाल आंख करके बात करने वाला देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए और उसके लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए। नतीजा क्या हुआ? चाहे वो गलवान की घाटी हो और चाहे रोज आए दिन चीन हमारे अंदर घुस करके जिस तरह से कर रहा है, उसको रक्षा मंत्रालय, हमारे देश के तमाम जिम्मेदार सैनिक और तमाम जो अंतरिक्ष के माध्यम से नजर रखने वाले सभी जो है जिम्मेदार लोग हैं, तमाम लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि चीन जो है हमारे साथ
आए दिन हमारे देश में घुस करके हमारी संप्रभुता को जो है और हमारी सीमा के लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन इन्होंने लाल आंख तो करके बात करना तो दूर, इन्होंने 56 इंच में जो ताकत होती है, जिस ताकत की बदौलत इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उनको आयरन लेडी के रूप में, और इस देश के ख्यातिलब्ध नेता जो थे गैर कांग्रेसी, उनका नाम था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी भारतीय संसद में इंदिरा गांधी जी को दुर्गा स्वरूपा कहा था, दुर्गा का अवतार कहा था। उनसे इनको सबक लेना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के 56 इंच की क्या परिभाषा है। भारतीय प्रधानमंत्री इस दुनिया के तमाम सबसे बड़े आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री होता है, जिसके अंदर एक कर्तृत्व शक्ति जो है इस देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की होती है, और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत बहुत बड़ी होती है। ठीक है। लेकिन ये मुंह इनकी बोलने की जो कला है वो काम करने की शक्ति नहीं है, इसलिए इनके 56 इंच की बात करना जनता समझ गई है और इनको सबक सिखा रही है। 143 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके 143 पे रुक गई थी। मैं सोचने लगी थी कि 543 टोटल सीट्स यदि मैं ले लूं और उसमें से 143 को निकाल भी दूं, आपने कहा तो सीधे सीधे 400 आ रहा है। मतलब इस बार इंडिया गठबंधन 400 पार, ऐसा तो नहीं कहेंगे? अरविंद केजरीवाल कह ही रहे थे 300 पार। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो ठीक है, वो कम समय काफी दिन तक चुनाव से बाहर रहे और चुनाव में आए तो मंच के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं, सारी बातें हैं। लेकिन हम लोग तो चुनाव के मैदान में जनमानस में जा रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूं तो आपको लगेगा कि ये राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की काशी की धरती से भी इस बार मोदी जी की जमानत जब्त हो रही है। आप विश्वास रखिए, 80 की 80 सीटें। नहीं राजेश जी, इतना कर रहा विश्वास अभी नहीं जता पाऊंगी मैं। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। ठीक है, वापस आऊंगी। मीसम जी, और मुझे लगता है अगला सवाल आपसे इसलिए भी क्योंकि आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत निशाने पर रही। बहुत सारी बातें तो चलिए, ये एक हल्की सी बात हो गई कि सपा और ये लोग तो घर से जो पानी की टोटी होती नल की वो भी ले जाए, तो बहुत हल्की बात हो गई, उसको छोड़ देते हैं हम। लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि शहजादे दावे कर रहे हैं कि 79 सीट्स हमारी आएंगी उत्तर प्रदेश में। तो दिन में आज, मतलब पीएम मोदी ने कहा कि आज मुझे एहसास हुआ कि दिन में सपना देखना क्या होता है। तो क्या कुछ ज्यादा बड़ा दावा कर दिया समाजवादी पार्टी ने, इस गठबंधन ने? क्योंकि देखिए 80 में से 79 ही ले गए तो बीजेपी को कुछ नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा ही हो गया। नमस्कार। देखिए दासी जी, ऐसा है कि शुरुआत हमने नहीं करी, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटें लाने की बात करी, तो शुरुआत वहां से हुई है। और अगर उन्होंने शुरुआत कर दी तो हमने गलत नहीं कहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही कि 80 में से 79 सीटें हम जीत रहे हैं, और एक सीट जो क्यूटो की है, बड़ा अच्छा वर्ड दिया उन्होंने बनारस को, तो क्यूटो, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का वर्ड था कि बनारस को क्यूटो बनाएंगे, तो क्यूटो की सीट भी जो है वो लड़ाई में है। तो अगर ये सुन करके माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ बुरा लगता है तो उसके लिए माफी चाहेंगे, मगर जो बात सच है वो बयान की गई। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपनी पार्टी की फिक्र छोड़ करके और देश की जनता की फिक्र छोड़ करके उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर दूसरी पार्टियों की फिक्र कर रहे हैं, सीताराम जी की बात बता रहे हैं, मैडम सोनिया जी की बात कर रहे हैं बंद करने की, तो लगता है कि वो अतीत है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का हक भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वो आपके सामने है, और हमें उनसे कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। मगर अगर बात शुरू की जाएगी तो दूर तलक जाएगी। उन्होंने अपने जो उनके बड़े लीडर थे उनका क्या हाल किया, माननीय मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को, तो वो अपनी कहीं न कहीं कमियों को छुपा करके इस तरह से उत्तर प्रदेश की और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, ये बार बार कहते हैं शहजादे, तो इसमें गलत नहीं होगा कि जो शहजादे जन्म से पैदा हुआ है, जिसका जन्मदिन है, वो शहजादा ही कहा जाएगा। अगर कोई अंबानी का बेटा है तो अंबानी का ही बेटा कहा जाएगा। अगर कोई माननीय राजीव गांधी जी का पुत्र है तो वो माननीय राजीव गांधी का ही पुत्र कहा जाएगा। अगर कोई माननीय मुलायम सिंह यादव जी का पुत्र है तो वो मुलायम सिंह यादव जी का ही पुत्र कहा जाएगा। उसको बार बार ये कहने से ये परिहास उड़ा देने से कोई कम नहीं और ज्यादा नहीं हो जाएगा।
और जिनका परिवार है उनको परिवार ही कहा जाएगा। जिनका परिवार नहीं है तो उन्हें कोई परिवारवाद के खिलाफ बोलना, उन्हें कोई गाली नहीं होगी। अगर मुझे कहा जाए कि आपका कोई परिवार नहीं है, आप परिवार से परे हैं, आपने सबको छोड़ दिया, यहाँ तक कि आपने पूरे परिवार को, अपने घर को, अपनी माता पिता सबको छोड़ दिया। इस तरह से प्रधानमंत्री जी जो कि ये 56 इंच की बात कर रहे हैं, मुझे लगता था ये डायलॉग भूल गए थे। मुझे लगता है किसी ने याद दिलाया होगा कि सरकारी के पन्नों में आपका डायलॉग था 56 इंच का, जिससे यहाँ से स्टेज से वोट मिले थे 56 इंच। तो ये मुझे लगता है किसी ने उनको पुरानी बुक पकड़ाई है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो स्क्रिप्टेड होता है। तो यहाँ पर 56 इंच बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप पिछले 10 वर्षों में बोल चुके और जनता 56 इंच को भी चुकी है। और अगर 56 इंच की बात करते हैं तो जिस तरह से चाइना ने हमारे बॉर्डर में घुसने की हिम्मत करी, डोकलाम के अंदर घुसने की हिम्मत करी, जिस तरह से हमारे वहाँ बहादुर सिपाही लड़े, उनको मेरा सैल्यूट है। उन्होंने अपनी जान पर खेल करके रक्षा करी। मगर जो लाल आंख दिखाने वाली बात थी, एक छोटी सी अगर स्ट्राइक कर देते चाइना के तो हम भी सैल्यूट करते। तो बाकी 56 इंच का सीना करके ठीक है तो मोदी जी की है। जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि माननीय इंदिरा गांधी जी, जिनको दुर्गा का अवतार कहा गया, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो उन्होंने कुछ करके दिखाया। उनमें से काम नहीं चलेगा, ये देश की जनता समझ चुकी है। और दूसरी कहना चाहता हूँ कि जो बार बार प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है, राखी वर्मा जी मैं बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान कटोरा लिए चीज मांग रहा है। जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो इसी बहाने पूरा हिंदुस्तान के नक्शे में पाकिस्तान को लोग जानने लगते हैं कि इतना भारत बार बार पाकिस्तान का जिक्र कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आज इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने घर में 2 की रोटी जुटा सके। बार बार पाकिस्तान का नाम लेकर के ये लोग जानते हैं। आपको नाम लेना तो आप चाइना का नाम लो, आप रशिया का नाम लो, देश की जनता आपके साथ है। आप चाइना पर एयर स्ट्राइक करें, देश की जनता आपके साथ है। मगर इस तरह की जुमलेबाजी लगातार करते रहने से राखी जी ये जितने भी स्क्रिप्टेड भाषण हैं, जितनी भी बातें प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जितनी भी बातें संविधान के लिए कहते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपने बयान में ये कहते हैं कि मैं जात पात की बात नहीं करता, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, और वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर के माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैंने मस्जिद से लाउडस्पीकर उतरवा दिए, सड़क पर नमाज नहीं होती, आने वाले समय में इसको लुप्त कर देंगे। और इस तरह की बातों का चुनाव आयोग भी संज्ञान नहीं लेता है कि जी इन तरह की बातें, जो दोगली प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बातें पुरानी और नई नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक से मतलब है, जहाँ देखता है नगाड़ा वैसा वो बजा देता है। ठीक है, देखिए एक बात है मीसम जी, ये जो पाकिस्तान और चीन वाली आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया जा रहा है ये भी हमें बहुत अच्छे से पता ही है, और चीन का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा वो भी हमें पता है। तो पाकिस्तान तो आ ही गया, उसकी जब एंट्री हुई वो लगातार जारी है। आज मैंने कहा ना, हर जगह से वो आ जाता है, कभी चूड़ियों पे आ जाते हैं, कभी चूड़ी देने की बात हो जाती है हम दे देते हैं, कभी वो एक तारीफ शायद मुझे लगता है कहीं एक कसक भरी हुई है, इस वजह से ये पाकिस्तान की एंट्री है, वो कसक नहीं जाएगी। अब वो तारीफ जो आई है उसको झेलना ही है, और वो बस ये बात सच है कि 1 चरण हुआ, 2 चरण हुआ, वो पाकिस्तान जा ही नहीं रहा। धीरे धीरे मुझे लग रहा है अब तो क्या, अब 6वां चरण है, उसके बाद 7वां है, और उसके बाद नतीजा है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, अब तो मुझे लगता है एक अंतिम चरण है, या 2 चरण कह लीजिए, एक अंतिम पड़ाव पे है एक लोकसभा के, और 56 इंच का सीना जो है बड़े आत्मविश्वास के साथ कमाल दिखा रहा है। अभी इस चर्चा में जो इंडिया गठबंधन से तमाम लोग जुड़े हैं, उनका ये कहना था कि कोई बुक पकड़ा दी गई है पीएम मोदी को, शायद उनको लग रहा था कि इस चरण में छूट गया था ये सब 56 इंच, इसलिए आया, वरना उसकी जरूरत नहीं थी। तो क्या मकसद था ये कहने का या बताने का, या इस 56 इंच का इस चुनाव के मुद्दों से क्या लेना देना था, मैं वो जानना चाहती हूँ। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी हर वो मुद्दा लेती है जो कहना चाहिए, बेफजूल में हम कोई बात नहीं कहते, और खास करके हमारी, अगर हम कुछ कहते हैं तो हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब ये कहते हैं कि जाति जनगणना कराएंगे तो हम उस पर कहते हैं हम जातियों में विश्वास नहीं करते, हम गरीबी में विश्वास रखते हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम राष्ट्र में विश्वास रखते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह की ये बातें करते हैं तो हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसका ऊपर जवाब होता है। और 56 इंच का तो हमने बिल्कुल कहा है, हमने ऐसे कार्य करके दिखाए, तो हम तो पहले भी कहते रहे, अभी भी कह रहे हैं, उसमें हमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है, पहले भी कहा है, आज भी कहेंगे
कि हमने 56 इंच वाले काम करके दिखाए हैं। धारा 370-35 से कोई भी कश्मीर से हटाने वाला नहीं था, एक भी पार्टी उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया है। तो 56 इंच का सीना दिखाई देता है जो दूसरों के अंदर नहीं है। तो इनको इसमें क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? आप भी करके दिखाइए। आपने तो ऐसे कुछ नहीं किए। हमने हमारे एजेंडा में शुरू से राम मंदिर था, प्रभु राम की आस्था भारत देश में 100% से ज्यादा लोग हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मुस्लिम समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो प्रभु राम में अपनी आस्था रखते हैं। तो उसको ये लोग नकारते थे, वो भी हमने करके दिखाया है। हमारे कार्यकाल में उनका भव्य मंदिर बन गया। हम पहले कहा करते थे तो ये लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने मंदिर भी वही बना दिया और तारीख भी बता दी। ठीक है। और इनको अच्छा। राखी जी इनको निमंत्रण दिया गया तो ये आए भी नहीं। ठीक तो है ये तो सर, इनका वो बातें बहुत बार आई है। मुझे एक बात और पूछनी है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिसको उन्होंने खास तौर पे फोकस किया, ये संविधान बदलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल भी नहीं लाना है सरकार में। तो संविधान ये बदलना चाहते हैं या 400 पार का लक्ष्य लेके वो शगुफा आप लोगों की तरफ से छोड़ा गया था जिसपे ये पलटवार कर रहे थे? देखिए राखी जी, हमने कभी नहीं कहा है संविधान बदलने की। ना हमारी 2 बार कंटिन्यू 2014 से लेकर 2024 तक हमारी जो है ना पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो हम चाहते तो इसमें भी अगर ऐसी मंशा होती तो अभी इसमें भी कुछ करते, मगर नहीं। संविधान तो बदलने वाले ये लोग हैं, इन्होंने किया है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने संविधान को 10 बार बदला है और 100 बार उसमें अनुच्छेद डाले इन्होंने बीच में। तो ये बदलने वाले तो ये हैं। आप क्या भूल गए 1975 का वो कार्यकाल? इंदिरा गांधी ने पूरा जो है ना मीडिया, पूरा देश को अंधकार में डाल के, जेल में डाल के और संविधान बदला था। उसमें बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान में इन्होंने सेकुलर शब्द डाला था, जबकि बाबा साहब भीमराव ने तो ये शब्द नहीं लिखे थे। और ऐसे इन्होंने एक बार नहीं 10 बार किया इन्होंने, मगर हमने तो कभी आज दिन तक इसकी बात ही नहीं की। और राहुल गांधी फिर कह रहे हैं, राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, अगर हम पूर्ण बहुमत से आए तो हम राम मंदिर का फैसला ही बदलवा देंगे। तो सोच तो इनकी है, हमारी सोच ऐसी नहीं है। नहीं, कांग्रेस ने ऐसा नहीं, कांग्रेस ने ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दिया? मतलब मेरे संज्ञान में नहीं है कि यदि सरकार में आए तो राम मंदिर का फैसला बदल देंगे। थोड़े दिन पहले कोई कह रहा था कि राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे इंडिया गठबंधन आ गया तो। सर कहां से आते हैं ये बयान? देखिए राखी जी, ये इनके राहुल जी ने कहा है। प्रमोद किशन तो इस पूरा इंटरव्यू में उन्होंने पूरे खुल के कहा है कि इस तरह की जो है ना इनकी राहुल जी की मीटिंग हुई और वो कह रहे हैं। राहुल गांधी जी के मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई परिस्थिति उनकी आई होगी कि वो एक तो निमंत्रण में नहीं गए, वहां गए नहीं, और ऊपर से ये बयान देके और वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। मुझे तो नहीं लगता, पर ठीक है, हो सकता है। वो जवाब राजेश जी से लूंगी मैं इसका। फिलहाल और भी मेहमान बचे, उनकी छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं वापस आती हूँ आपके पास। रजनीश जी, आवाज पहुंच रही है? जी जी रजनीश जी, यहाँ पर आरोप लग रहा है इंडिया गठबंधन पर, जो सीधा सीधा आज था, क्योंकि गठबंधन है, आप भी उसका हिस्सा है, कि आप सब लोग संविधान बदलना चाहते हैं और आप लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बात 6वें चरण में आ रही है, जो अभी तक तो एक पलटवार है पीएम मोदी का, क्योंकि शुरू से आप लोग हमलावर थे। आज उन्होंने इस पर पलटवार करके ये बात कही है कि आप लोग चाहते हैं। देखिए राखी जी, मुझे आपने बिल्कुल आखिर में समझ आया है, तो थोड़ा मुझे समय देना, मैं पूरी बात आपके सामने रखूंगा। रजनीश जी, आखिरी में नहीं दिया सर, अभी तो विश्लेषक और आरपी श्रीवास्तव जी भी बचे हैं, तो थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। तो आखिरी में ही आया है। हाँ ठीक है। मोदी जी अपना स्टैंड हमेशा से बदलते रहे हैं। मोदी जी ने जो 56 इंच का सीना की बात जो सामने आई थी, वो चाइना को लेके आई थी कि हम चाइना के सामने झुकेंगे नहीं, हम पाकिस्तान के सामने झुकेंगे नहीं। चाइना ने भारत की काफी जमीन पर कब्जा कर लिया था, अंदर तक चाइना की सेना आ गई थी। तो कहाँ गया 56 इंच का सीना? 56 इंच का सीना वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का बेस है ना, वो है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, देखिए, मुसलमानों के खिलाफ, यानी इस्लाम धर्म को मानने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, सिखों के खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी, सिख उसे वोट नहीं देते, ईसाई उसे वोट नहीं देते, और दूसरे धर्मों को बौद्ध, जैन वगैरह, जैन तो चलो छोड़ो, तो उसमें आगे बौद्ध, वो उसे वोट नहीं देते। तो उसकी रणनीति हर चुनाव में ये रहती है, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, लोकसभा का हो, उसकी रणनीति ये रहती है, मोदी जी की और मोदी जी के सभी नेताओं की, भक्तों की रणनीति रहती है कि पोलराइजेशन किया जाए, ध्रुवीकरण किया जाए। ध्रुवीकरण करके वो ये सोचते हैं कि मैक्सिमम हिंदुओं को हम अपने फेवर में कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सब लोग समझ चुके हैं। 10 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं। मोदी जी को 2014 में देश की जनता इसलिए लेकर आई थी कि भाई मोदी जी कुछ करके दिखाएंगे देश के लिए, लेकिन जो 2014 में उन्होंने गारंटियां दी थी, फिर 2019 में और कुछ गारंटियां उसमें ऐड कर दी। 10 साल हो गए, कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। आजकल आप टीवी पर देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, नई नई गारंटियां उन्होंने देनी शुरू कर दी है। उन्होंने 2014 में 19 में गारंटी दी थी कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल सरकारी नौकरी देंगे। 20 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। 30 लाख पद आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों में खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने वादा किया था 2022 तक किसानों की आमदनी रजनीश जी, कर देंगे। फिर आगे क्या सर, संविधान पे भी जवाब दे दीजिए। पूरी नहीं की। हाँ, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से सर। संविधान को बदलने की कोशिश मोदी जी ने 2014 से लेकर 2024 तक के इस कालखंड में भी बार बार कई बार की है। उन्होंने कई चीजें बदली हैं। अब क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो 400 सीटें आने पर ही बदला जा सकता है, तो उनकी मंशा है, उनकी इच्छा है बहुत वर्षों पुरानी के संविधान में वो मूलभूत परिवर्तन करके और वो अपना एजेंडा देश पर लाद सकें, लागू कर सकें। इसलिए उनके 2 सांसदों ने शुरू में इसके पक्ष में स्टेटमेंट भी दे दी थी कि हाँ, हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए हम 400 पार का एजेंडा लेके आ रहे हैं। लेकिन 400 पार वार होनी नहीं है, 200 भी सीटें पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 200 भी सीटें पार नहीं होनी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, सिर्फ उनका। देखिए, एक मिनट, मुझे 10 सेकेंड और दे दीजिए। मोदी जी का जो एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इस पूरे चुनाव में आपने देखा होगा, पोलराइजेशन करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये उसका एजेंडा इसीलिए रहता है कि वो सोचते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करके ही कुछ सीटें जीत सकते हैं। लेकिन देश की जनता जागरूक हो चुकी है। देश की जनता मोदी जी के छलावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि 2014 और 19 में भी कुछ उन्होंने सजबाग दिखाए थे देश के लोगों को, इसलिए उन्हें चुना जनता ने, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। अब नई नई गारंटियां इसलिए दे रहे हैं, आप देख रहे हो, गारंटियां भी नई नई दे रहे हैं। ठीक है, फिर से हम गारंटी पर नहीं आएंगे। रजनीश जी, मैं रोकूंगी प्लीज सर। देखिए, समय बहुत तेजी से चलता है, 2 लोगों की और प्लीज प्रतिक्रिया आने दीजिए। उसके बाद अभी राजेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर दूसरा राउंड ही मेरा नहीं हो पाएगा। 1 मिनट राजेश जी प्लीज। भूपेंद्र सलेरा जी, मुझे ऐसा लगता है 56 इंच का सीना आखिरकार 6वें चरण में आ गया। जब से पहले चरण से हम शुरू हुए, हमेशा लगता था हर चरण में कुछ नया होगा। देखिए, 56 इंच का सीना आ गया और मुझे लग रहा है 7वें चरण तक धीरे धीरे खिंच जाएगा, और कुछ नहीं आया तो ठीक है, लेकिन अब कहानी उसी संविधान के इर्द गिर्द, उसी राम मंदिर के इर्द गिर्द और जितनी चीजें आई वो आ गई हैं। अभी भी बात उस पर हो रही है। अब इससे इधर उधर होंगे भी नहीं, क्योंकि अब वो बात है भी नहीं, और जो मूल मुद्दे थे वो तो अब हम और आप बिल्कुल ही भूल जाएं, क्योंकि वो इस पे अब कभी कोई नहीं आने वाला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने इसको बहुत एंजॉय किया होगा इस बार की लोकसभा को। वो भी समझ गई है, उनका माइंडसेट है कि हमें किसको जिताना है, कौन सी सरकार लाना है, वो तो ठीक है, समझ रहे हैं, समझदार है जनता, हम कहते हैं जागरूक है। लेकिन जो स्टेटमेंट सुन के उन्होंने भी खूब आनंद लिया था कि क्या मोदी जी हैं, क्या राहुल जी हैं, क्या केजरीवाल जी हैं, क्या क्या मतलब ऐसे शगुफे छोड़े हैं कि वो सीरियसली कहीं ना कहीं बड़े हास्यास्पद हुए हैं। खैर, इससे इतर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये इस वक्त पे बात को लाना, 56 इंच का सीना, वही पाकिस्तान, वही सारी बातें, क्या यही बोल बोल के नैया पार लगाएंगी अपनी? देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे एक पर्व की तरह मनाया जाता है, और लंबे चरण का 7 चरणों में चुनाव है, लगभग 3 महीने तक ये प्रक्रिया चलती है। तो निश्चित रूप से राजनीति
हिंदी बेल्ट क्षेत्र में तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लोग मनोरंजन करते हैं उससे, पान टिपरों की दुकानों में करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। और इस समय जो राष्ट्रीय नेता होते हैं, राजकीय नेता होते हैं और जो इंटेलेक्चुअल लोग और भी जो उस समय पार्टियों से जुड़ते हैं, उनके एक सिगुफा फरे स्टेटमेंट आते हैं जो डिवीज़न करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, धर्म की राजनीति, पाकिस्तान की राजनीति, सब कुछ आता है भारत। इसीलिए ये राजनीति में लोग बाग उसकी आनंद लेते हैं और जनता निश्चित रूप से उसमें सहभागिता भी दिखाती है। लेकिन जो 3 चरणों तक जो वोट प्रतिशत घटा, वो एक बड़ा ही शुभचिंतक पहलू था। दूसरी बात, ये 56 इंच की जो बात आई है, वो मोदी जी एक बड़े कुशल नेता हैं और उसका मर्म, राजनीति का बहुत ही अच्छी तरह से मर्म समझते हैं। देखिए, शुरुआत विकास से होती है कि हम देश के 5 सालों में क्या करेंगे, एजेंडा बताते हैं, घोषणा पत्र लाती है। लेकिन देखिए, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है प्रगति का, और राजनीति का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो जो राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं, उनके जो स्टेटमेंट आते हैं, उसी को डिलीवर करके, उसी में एक नया इनपुट लगा के उसको जनता के सामने रखते हैं, क्योंकि जनता भी इस चीज़ को समझना चाहती है। और मैं तो 30 साल से राजनीति का अगर देखूं तो पाकिस्तान का आना, राजनीति में धर्म का आना, तो डिवीज़न दोनों तरफ से होता है। देखिए, हिंदू का कलेक्टेड वोट नहीं है, मुस्लिम एक कलेक्टेड वोट है, वो एक संगठनात्मक रूप से वोट देता है। और हिंदू जातियों में बटा हुआ तो जातिगत बातें होती हैं। इसीलिए उन्होंने संविधान की बात लगाई थी कि जो भीमराव अम्बेडकर उनके अनुयायियों का वोट है, तो वो डिवीज़न ना हो, तो वो कलेक्टिव वोट के कारण उनके साथ जुड़ जाए। तो इसीलिए उन्होंने फिर राजनीति धर्म में राम मंदिर प्रतिष्ठा आई, फिर पाकिस्तान आया, और फिर वो आया एक इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति जो निर्णय लेता है, निर्णय लेने के बाद वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है, वो है मोदी, उसका 56 इंच का सीना। तो जब उन्होंने चाइना के रेफरेंस वो कही थी, तो वही रेफरेंस भारतीय की राजनीति के प्रतिद्वंदी नेताओं के विरोध में उनका वो स्टेटमेंट है। तो बात यहाँ पे ये है कि राजनीति के स्वार्थ के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए कहीं पे भी स्तर घट रहा है, ये तो एक चिंतनीय विषय है। लेकिन विकास की बातें होनी चाहिए और जनता उसको समझती है, और इसी कारण ये वोट प्रतिशत भी घटा है। मुझे तो ऐसा भी लगता है। अभी जो परिणाम आएंगे 4 के बाद, तो आप देखना उसमें कई जगह तो नोटा का भी उपयोग किया गया होगा, जो कि एक स्वस्थ परंपरा के लिए अच्छा नहीं है। इस चीज़ के बारे में राजनीतिक पार्टी को भी चिंतन करना पड़ेगा, चुनाव आयोग को भी चिंतन करना पड़ेगा, नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां हैं जो जागरूक हैं, और जो मीडिया के कंपोनेंट हैं, सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज में जागरूक कराने के लिए ये सब चीज़ें मापदंड तय करने चाहिए। अब देखिए, राजनीति में स्टेटमेंट का कोई पैमाना नहीं है। चुनाव आयोग उसको कितनी देर से संज्ञान लेता है और उसको किस तरह से डिलीवर करता है, ये इस तरह से कुछ नियम बनने चाहिए, क्योंकि एक फोकस डिलीवर होना चाहिए कि जनता लगभग 140 करोड़ की आबादी है, उसमें विभिन्न समुदायों के, जो कि हमारी भौगोलिक डाइवर्सिटी इतनी सुंदर है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक डाइवर्सिटी जितनी अच्छी है, उतनी ही हमारे यहाँ विभिन्न धर्मों के मानने वाले हैं, विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले हैं, विभिन्न 100 किलोमीटर से भाषाएं बदल जाती हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, परंपराएं हैं। ये एक कलेक्टिव चीज़ है जो कि एक भारत को वैश्विक रूप से अद्भुत बताती है। इसलिए इसमें भी वोटर को एक, या फिर कानूनी से होना चाहिए कि निश्चित रूप से फोकस उसी में रहे जो कि एक विकास जनता के लिए जुड़े, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो। और प्रधानमंत्री जी ने तो 100 वर्ष की 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना की है, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से और शाब्दिक रूप से बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हम जिस राष्ट्र के नागरिक हैं तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है। लेकिन ये सब जो प्रोपेगेंडा जो आ जाते हैं राजनीति में, तो निश्चित रूप से ये पोलराइजेशन करते हैं, और जहाँ पे जीत और हार का परसेंटेज कुछ कम होता है, वहाँ बहुत अच्छे जो स्टेटमेंट कारक भी होते हैं और जो पार्टी के लिए, उम्मीदवारों के लिए सहायक होती है। इसलिए ये चलिए, आरपी श्रीवास्तव जी, 6वां चरण है और 6वां चरण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सीटें हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अब यहाँ पर एक बात और हमें देखनी होगी कि इस चरण में आते बाते एक उम्मीद होती है ना कि कई बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, कुछ ऐसे बयान आएंगे, भाई उत्तर प्रदेश है और भी जगह हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है उन जगह की चीज़ों के लिए, उनके विकास के लिए कोई बात हो जाए, कोई ऐसा एक एजेंडे पे कोई बात हो, पर नहीं हुआ। 6वें चरण में 56 इंच का सीना किसी और तरीके से आ गया, उसी पाकिस्तान को कहीं से जोड़ देते हैं, बात वहीं घूम फिर कर आकर रुक गई है। तो ऐसे में धीरे धीरे ये चरण खत्म हो रहा है।
आने वाला जो समय है या ये स्टेटमेंट जो अभी आया है, जिस संविधान को लेके पीएम मोदी पलटवार कर रहे हैं, जो शगुफा इन्हीं की तरफ से छोड़ा गया था, तो इसके क्या मायने आप मानते हैं? देखिए राखी जी, आपने देखा होगा चरण दर चरण जो है चुनाव में बहुत सारी बातें आई निकल के। एक बात ये बची हुई थी 56 इंच वाली, जो 2014 की, उसका आना भी ज़रूरी था। आप कई बार इस डिबेट में बोल भी चुकी हैं कि अभी और कुछ नया आएगा, कुछ नया आएगा। तो देखिए आपके लिए नई बात आ गई 56 इंच की, आप उसको एंजॉय करिए। अभी सुलेरी जी बोल रहे थे कि लोग एंजॉय करते हैं, तो आप उसको एंजॉय करिए बढ़िया कि अब ये भी बात आ गई। आपने देखा पाकिस्तान था ही, बुलडोज़र था ही, तमाम चीज़ें थी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इस पूरे जो मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, उसमें संविधान बदलने की बात आ रही थी। पहले जब इन्होंने 400 पार का नारा दिया तो विपक्ष ने एक हथियार उसको मिल गया, वो बोला कि 400 इसलिए मांगना चाह रहे हैं कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। 5 चरण के चुनाव हुए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और जहाँ तक लोगों से बातचीत हो रही है, हमें लगता है कि हमारे भी बहुत सारे साथी जो है देश भर में हैं, बातचीत होती रहती है। तो ये थोड़ा सा भारी पड़ने लगा 5 चरण तक कि 400 इसलिए मांग रहे हैं कि ये संविधान बदलेंगे। इनके 1-2 नेताओं ने बयान दे दिया और विपक्ष उसी को पकड़ के हमलावर हो गया। तो ये जो पूरा सिनेरियो था, जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो ट्रैक बदला कि संविधान ये बदल देंगे। अब देखिए, अभी तक तो विपक्ष बोला था कि ये 400 इसलिए पा रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। अब ये उनको मिल गया कि देखिए इससे नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने सीधे पलटवार किया। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी पूरी नब्ज पहचान के ही कोई बात करते हैं। उनको लग गया होगा कि इन चरणों में ये संविधान वाला मामला बड़ा खतरे वाला है, आरक्षण वाला मामला बहुत खतरे वाला है। 4 जातियां जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बताया, वो जाति टूट गई, उसका कोई मोल नहीं रहा। उसके जगह पर जो पहले जातियों के जाति आधार पर चुनाव हिंदुस्तान में होते रहे और होते रहेंगे, ये तो मान के चलिए, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बिना जाति समीकरण के आधार पर सोशल इंजीनियरिंग तमाम ये हिंदुस्तान की राजनीति एक प्रमुख अंग रहे हैं, तो इन पर चुनाव होते रहे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 5वें चरण में और जिन जगहों पर चुनाव होना, आप देखिए पूर्वांचल में जिन सीटों पर चुनाव होना है, बिहार में जिन सीटों पर चुनाव होना है, ये 57 सीटें जो आने वाली हैं, इसमें जो है आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और SC जाति के लोगों की बहुतायत संख्या, उनका वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अगर कहीं संविधान बदलने वाली बात उनको क्लिक कर गई और 400 पार के नारे से जोड़े, तो ये नुकसान किसको हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री जी ने इस नब्ज को पकड़ लिया। रही बात 56 इंची का सीना, जिस तरह से नहीं होता कि उन्होंने इसके साथ जोड़ दिया 56 इंच वाली बात, क्योंकि छूट गया था, तो ये इस चुनाव में छूटे क्यों, तो उसको इसके साथ अटैच कर दिया गया। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं कि अभी पिछले 5 चरणों में सिनेरियो क्या रहा है, और इन चरणों में इन वोटर्स को बहक जाने से, इन वोटर्स को शिफ्ट हो जाने, बहकना थोड़ा ठीक नहीं है, शिफ्ट हो जाने की वजह से उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरा डाइवर्ट किया इस तरफ, और पूरा सीताराम केसरी से लेके, अरे भाई उनके तो खड़गे जी अध्यक्ष हैं, आप देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बन कहीं PM न बन जाए, तो ये भी तो है, उनके साथ ही है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए निश्चित रूप से ये बात सामने आना जरूरी था, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के, क्योंकि आप जानती हैं प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर आज तक, आप हम गुजरात छोड़ दें तो निश्चित रूप से पब्लिक को कनेक्ट करते हैं, पब्लिक उनको बातों को समझना चाहती है, लेकिन इस बार कितना समझ पाएगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत से मेहमान ऐसे हैं जो अपनी बात को रखना चाह रहे थे, तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया आ जाए। पहले राजेश जी आप बोलिए। सर अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं आप। हाँ बोलिए बोलिए। राखी जी, मैं ये कह रहा था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था, और जिस तरह से इन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने कई बार देश के संविधान का संशोधन किया। देखिए, कांग्रेस ने सन 1947 से आजाद भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए जो एक विकास की यात्रा लेके चली, तो समय समय पर बदलते हुए परिवेश में देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षिक दशा को सुदृढ़ करने के लिए समय समय पर संविधान में संशोधन किया। संविधान में संशोधन करना आवश्यकता के अनुसार और संविधान को बदलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
इसलिए इनको इस बात को समझना चाहिए कि ये जो संविधान बदलने की नीयत से चुनाव मैदान में है और जनता इनको नकार रही है, तो उसको झुठलाने का प्रयास न करें। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अभी प्रभु श्री राम को भी याद किया, तो मैं आपसे आधा मिनट में ये कहना चाहता हूँ कि अभी प्रभु श्री राम को, भगवान जगन्नाथ को और जो है हमारे बद्री विशाल भगवान में क्या अंतर समझते हैं परशुराम में? सब समय समय पर जब घमंड बढ़ा लोगों में और जो है अधर्म बढ़ा, तो ये प्रभु जो है समय समय पर अलग अलग रूपों में आए, उसी में हमारे भगवान जगन्नाथ जी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बता करके जिस तरह से हम लोगों के आस्था को, जिस तरह से आस्था को ठेस पहुंचाया है, मोदी जी को इस देश के लोगों से क्षमा मांगना चाहिए। और देश की जनता जो है, लेकिन संबित पात्रा ने इसके लिए माफी मांगी थी और इनके घमंड को तोड़ देगी। ठीक है, कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। और इनके ये देश की जनता जो जनार्दन है, इनके सर ठीक है, राजेश जी प्लीज एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी की ना कभी मंशा है, ना हमने कभी संविधान बदला है और ना ही आगे हम बदलने की ऐसी कोई इच्छा रखते हैं। अब मैं इनसे जानना चाहूंगा कि 1975 में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको, जो आपने इमरजेंसी लगा के पूरे देश को जो है ना जेल में कैद कर दिया था? सर मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि 2024 में संविधान को बदलने या संशोधन की जरूरत क्या है? भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, महिलाएं, सशक्तिकरण, बहुत सारी चीजें हैं सर। कौन कह रहा है बदलने के लिए? हम तो नहीं कह रहे हैं, तो यही लोग कह रहे हैं, यही कह रहे हैं जो इनके जो गठबंधन है, ये गठबंधन देखिए, राखी जी गठबंधन देखिए, राखी जी गठबंधन देखिए। इनको बोला, अभी ये बोल रहे थे नॉन स्टॉप, मैं बीच में नहीं बोला, थोड़ा मर्यादा रखा करें, डिबेट की कोई मर्यादा होती है। आप नॉन स्टॉप बोले, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूँ। राखी जी आप देखिए कि ये गठबंधन कैसा है। पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और वही हरियाणा में आके कह रहे हैं कि हम तो एक दूसरे के साथ है, गलवैया कर रहे हैं। तो ये कौन सा गठबंधन है? आप 4 तारीख के बाद देखना, ये एक दूसरे को गालियां देंगे। सर वो तो हम 4 तारीख को देखेंगे ही, और हमें तो इस बात से मतलब भी नहीं है वो आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मुद्दों पे जो बात करेगा, जो जनहित की बात करेगा, वो अच्छा होगा। कुछ कह रहे रजनीश जी, आप भी बोलिए क्योंकि समय की सीमा है। देखिए मोदी जी इस चुनाव में ज्यादा सांप्रदायिकता की बातें, ज्यादा धर्म की बातें और इस तरह की उल्टी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 17 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 साल पार हो जाएंगे और उन्होंने एक नियम बनाया था कि 75 पार होते ही रिटायरमेंट लेनी है। तो मोदी जी ने तो रिटायर हो जाना, इसलिए वो चाहते ही नहीं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए सत्ता में आए। इसलिए सारी बातें जो बोल रहे हैं, उल जुलूल बातें जो मोदी जी आए दिन बोल रहे हैं, ये इसके पीछे सारा सार ये है। और मोदी जी या एनडीए इस बार आनी नहीं है क्योंकि उन्हें पता मैं तो प्रधानमंत्री ज्यादा रहूंगा नहीं, इसलिए ले लेना हम भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को मैं जिताऊं, इसलिए उल्टी सीधी स्टेटमेंट आ रही है। और कुछ इसके पीछे फर्क नहीं, क्योंकि मोदी जी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो जो बोलते हैं सारा कुछ उसी हिसाब से रणनीति बनाते हैं। चलिए ठीक है, 10 सेकंड में मीसम जी अपनी बात रख लीजिए क्योंकि इसके बाद नहीं आ पाऊंगी, समय हो गया। सही है मीसम जी। सही है। चलिए, मीसम जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी किसी और से बात कर रहे हैं। सर प्लीज म्यूट किया कीजिए, चर्चा डिस्टर्ब होती है। समय भी हो गया है। खैर 75 पार हो गए हैं या रिटायरमेंट हो गया है, ना जाने और कौन सी बातें यहाँ निकल कर आ रही हैं। खैर देखते हैं, 6वां चरण है, 25 तारीख को बहुत सारी चीजें होनी है और मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण होगी। जनता का निर्णय क्या होगा ये देखेंगे। सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।